Hello students, once again to welcome in my channel that is Learn English with Aditya। और आज हम लेकर आए हैं एक डिफरेंट टॉपिक के साथ और ये टॉपिक है हमारा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इस टॉपिक इज अबाउट पोएटिक डिवाइसेस। ओके, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोएटिक डिवाइसेस। तो व्हाट आर द पोएटिक डिवाइस, हाउ दे आर यूज्ड एंड हाउ कैन वी आइडेंटिफाई देम। पोएटिक डिवाइस क्या है? डिवाइस का मतलब आप समझ लीजिएगा कोई टूल है ना। डिवाइस का मीन्स टूल समझ लीजिएगा, जिससे हम किसी चीज को इजी बनाते हैं। ओके, तो हियर पोएटिक डिवाइसेस रेफर्स टू द टूल्स दैट मेक द पोएट्री और अवर रीडिंग इजी। तो देखते हैं कौन कौन से पोएटिक डिवाइस हैं। ध्यान रखना, ये पोएटिक डिवाइस आपके क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है। ये आपके एग्जाम में आते हैं और आपके पर्टिकुलर जो पैरा दिया जाता है उस पैरा से पूछा जाता है कि इस पैरा में पोएट ने कौन सा डिवाइस यूज किया है। पोएटिक डिवाइस को हम कभी कभी फिगर्स ऑफ स्पीच भी बोल देते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच। ओके, या सिंपली हम डिवाइसेस भी बोल देते हैं। सिंपली ये पूछा जाएगा, बोला जाएगा कि व्हाट डिवाइस हैज द पोएट यूज इन द गिवन लाइंस, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या होता है पोएटिक डिवाइस, कैसे इसका यूज करते हैं। सबसे पहले तो साउंड के बेस पर, ठीक है, इसको एक एक करके ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिट्रेशन, साउंड के बेस पर ये कुछ डिवाइस हैं। साउंड ऑफ वर्ड्स, एलिट्रेशन, एसोनेंस एंड कॉन्सोनेंस। ओके, एलिट्रेशन, एसोनेंस एंड कॉन्सोनेंस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीन, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, जो है मैं वही करा रहा हूं, बाकी आप लोग पीडीएफ इसका मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। एलिट्रेशन क्या होता है? रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स प्लेस्ड नियर ईच अदर। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स यानी वर्ड की शुरुआत में, जैसे कि ये देखिए फास्ट फ्यूरियस, है ना, प्लेस्ड नियर ईच अदर, एक दूसरे के पास रखा हुआ है। शुरुआत में पहला ही साउंड मैच कर रहा है। फास्ट हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, एफ ये भी कॉन्सोनेंट साउंड है। इधर पीटर, है ना, पैटेड, पोनी, ये सारे क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। तो दैट इज वाई यहां पर एलिट्रेशन हो गया। ध्यान रखेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड है और बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, अब देखते हैं इसी का अपोजिट, इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको समझिए। रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड एट द एंडिंग ऑफ वर्ड्स, ये ध्यान रखने वाली चीज है, एंडिंग ऑफ वर्ड्स। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, ये है एंडिंग ऑफ वर्ड्स। अगर वर्ड के एंड में है तो हम उसको बोलेंगे कॉन्सोनेंस। ठीक है, यूजुअली ऑन द सम एडजेसेंट लाइन, एडजेसेंट लाइन मतलब पास वाली लाइन, एडजेसेंट लाइन, बट दीज शुड बी साउंड आर एक्सेंटिक और स्ट्रेस और रेदर इन वोवेल। अब देखो यहां पर दिया हुआ है, जैसे बोट्स, है ना, पास, कूल, सोल, एल एल रिपीट हो रहा है, यहां पर एल एल रिपीट हो रहा है, यहां पर टी रिपीट हो रहा है, पास, कूल, सोल रिपीट हो रहा है। तो यहां पर जो कॉन्सोनेंट साउंड होगा, जो रिपीट होगा लास्ट में, अगर लास्ट में रिपीट है दैट इज कॉन्सोनेंट, सॉरी कॉनोसेंस, एक मिनट, कॉन्सोनेंस, और ऊपर जो दिया है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन ध्यान रखेंगे, अगर बिगिनिंग में है दैट इज एलिट्रेशन और अगर लास्ट में है दैट इज कॉन्सोनेंस। अब आ जाते हैं एसोनेंस। एसोनेंस क्या है? कॉन्सोनेंस ऐसे याद रखेंगे, जैसे वॉवेल और कॉन्सोनेंट दो पार्ट होते हैं ना, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट अगर है तो उसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक तो हमारा हो जाएगा एलिट्रेशन, है ना, और एक हो जाएगा हमारा कॉन्सोनेंस। एलिट्रेशन क्या होगा? जब हमारा कॉन्सोनेंट कब होगा? बिगिनिंग में होगा। ठीक है, और कॉन्सोनेंस कब होगा? जब हमारा जो कॉन्सोनेंट होगा वो एंड में होगा। क्लियर, इतनी बात समझ आ गई होगी। अब देखते हैं वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड में क्या होता है? रिपीटेड वॉवेल साउंड इन वर्ड्स प्लेस्ड नियर ईच अदर, यानी कि एक ऐसे वर्ड में रिपीट होना जो पास में रखा हुआ है, यूजुअली ऑन द सेम एंड एडजेसेंट लाइन, लगभग सेम। एडजेसेंट का मतलब होता है बगल वाली, पास वाली लाइन में। There should be sound in that accent stressed rather in vowel sound or unaccented। अब देखो, he is a bruiser's loser, he is a bruiser's, s आ रहा है, loser s आ रहा है, यानी कि यहां पर साउंड किसका रिपीट हो रहा है? ब्रूजरिन, लॉजर, ई का रिपीट हो रहा है, ई का साउंड रिपीट हो रहा है, जो कि हमारा ई हमारा क्या है? हमारा वॉवेल है। तो वॉवेल साउंड जब रिपीट होता है दैट इज कॉल्ड एसोनेंस। कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, एलिट्रेशन एंड कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस तब होगा जब एंड में आएगा, एलिट्रेशन होगा जब बिगिनिंग में आएगा। एसोनेंस क्या होता है? जब वॉवेल का साउंड रिपीट होता है दैट इज एसोनेंस। ओके, सो these three are clear, alliteration, assonance and consonance।
कैकोफनी, कैकोफनी भी देख लीजिएगा, कैकोफनी क्या होता है, कैकोफनी, यूफोनी, ओनोमेटोपोइया, रेपिटेशन। ठीक है, कैकोफनी क्या होता है, ये वर्ड एक होता है CACO या फिर CACA, इस वर्ड का मतलब होता है बैड। ये वर्ड जहां लग जाए, ये रूट वर्ड होता है, इसका मतलब बैड होता है, बैड मीन्स बुरा। फोनी मीन्स होता है साउंड, है ना, फोनी या फोन, इन सब का मतलब साउंड से होता है। तो यहां पर लिखा है कैकोफनी मीन्स बैड साउंड, जिसका साउंड बैड हो दैट इज कॉल्ड कैकोफनी। तो यहां पर ऐसे वर्ड का यूज किया था, डिसऑर्डर्ड सीरीज ऑफ हार्श अनप्लीजेंट साउंड, ऐसा साउंड जो हार्श हो, अनप्लीजेंट हो, हेल्प्स टू कन्वे डिसऑर्डर, कुछ डिसऑर्डर क्रिएट कर रहा हो, तो वहां पर हम कैकोफनी बोलेंगे। जैसे माई स्टिक फिंगर क्लिक विद स्निकर एंड चकलिंग, ये तो साउंड आ रहा है, चकलिंग, नकल, कीज, है ना, लैट फुटेड, स्टील, फिलर, फ्लिकर, ये जो साउंड आ रहे हैं ये सारे अनप्लीजेंट साउंड है। नकलिंग क्या होता है, मतलब चटकने की आवाज को नकल बोलते हैं। चकलिंग क्या होता है, धीरे धीरे हंसने की आवाज को चकलिंग बोलते हैं। तो ऐसे वर्ड जो बैड साउंड में क्रिएट हो रहे हो दैट आर कॉल्ड कैकोफनी। ओके, यूफनी क्या होता है, ये वर्ड जो होता है यू, इसका मतलब होता है गुड। ठीक है, तो यूफनी जस्ट इसका अपोजिट है, कैकोफनी का अपोजिट है यूफनी, यानी जहां पर साउंड अच्छा निकले दैट इज यूफनी। सीरीज ऑफ मिस्टिकली प्लीजेंट साउंड कन्वेइंग अ सेंस ऑफ हार्मनी एंड ब्यूटी ऑफ द लैंग्वेज, लैंग्वेज के साथ एक हार्मनी करके, एक तालमेल करके जो हमें सेंस मिलता है दैट इज कॉल्ड यूफोनी। जैसे then oars divide the ocean, two silver for seam, or butterflies or bank of noon leap lapis by swim। यहां पर जो वर्ड दिया गया है टू सिल्वर फॉर ए सीम, सिल्वर फॉर ए सीम, ये जो वर्ड है ये यहां पर यूफोनी का साउंड क्रिएट कर रहा है, यूफोनी बता रहा है, यानी कि एक गुड प्रेजेंट के लिए बारे में बता रहा है। ओर्स डिवाइड द ओशन, जो ओर हैं, यानी ओर बोलते हैं पतवार को, वो क्या करती हैं, ओशन को डिवाइड कर रही है, यानी उसके बीच में जब नाव चलती है तो वो ओशन को इधर उधर करती जाती है। तो यहाँ पर बोला है ओर्स ओशन को डिवाइड कर रही है, दैट मीन्स ये जो सीन क्रिएट हो रहा है ये हमें गुड साउंड दे रहा है, एक अच्छा साउंड दे रहा है, दैट इज वाई यहाँ पर यूफोनी है। नेक्स्ट आते हैं ओनोमेटोपोइया, बहुत अच्छा साउंड है। ओनोमेटोपोइया का मतलब होता है साउंड, जहां पर साउंड आ जाए समझ लो ओनोमेटोपोइया है। ठीक है, साउंड वाले वर्ड्स, साउंड लिविंग नॉन लिविंग दोनों के हो सकते हैं, ध्यान रखेंगे। जैसे बूम, धमाके की आवाज, बज, धीरे धीरे आवाज, भिनभिना की, क्रैकल, किसी के चहकने की आवाज, गर्गिल, पानी पीने की आवाज, हिस, सांप की आवाज, पॉप, किसी के फटने की आवाज, ये सारे जो वर्ड है ये सारे साउंड है। तो जहां पर साउंडिंग आ जाए दैट इज ओनोमेटोपोइया। अब साउंड दो टाइप का होगा, चलिए इसको बता देते हैं और क्लियर करके। जो साउंड है वो आपका दो टाइप का होगा। जैसे साउंड है, अगर साउंड है तो वो आपका होगा ओनोमेटोपोइया। ठीक है, ओनोमेटोपोइया। अब फिर ये दो टाइप का हो जाएगा, अगर साउंड हमारा गुड है तो इट विल बी यूफोनी, अगर गुड है तो यूफोनी, और अगर बैड है तो कैकोफोनी, है ना, अगर बैड है तो कैकोफोनी और गुड है तो यूफोनी। क्लियर, तो ओनोमेटोपोइया साउंडिंग वाला है, साउंडिंग दो टाइप हो सकते हैं, गुड और बैड, गुड है तो यूफोनी और बैड है तो कैकोफोनी। नेक्स्ट आते हैं राइम। राइम क्या है, ये तो आपने छोटे से ही जाना है, राइम स्कीम होती है, यानी कि पोएम की लास्ट की जो लाइन मैच करती है दैट इज कॉल्ड राइम। ओके, लैग इसको बोलते हैं। दिस इज वन डिवाइस मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद पोएट्री बाय द जेनरिक पब्लिक, वर्ड्स दैट हैव डिफरेंट बिलोंगिंग साउंड हुज एंडिंग साउंड अलाइक, ये ध्यान रखेंगे, एंडिंग साउंड अलाइक, जिसके जो लास्ट का साउंड है वो एक जैसा होता है, दैट इज कॉल्ड राइम। जैसे रिवाइवल, अराइवल, सर्वाइवल, है ना, तो ये कहा जाता है राइम। अच्छा, राइम भी दो टाइप की होती है, चलो उसको बता ही देते हैं। राइम भी दो टाइप की होती है, एक होती है इंटरनल राइम, एक होती है एक्सटर्नल राइम। ये आपके सिलेबस का नहीं है लेकिन फिर भी समझ लीजिएगा, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल राइम क्या होती है, जो एक लाइन के अंदर ही राइम चलेगी। ठीक है, कोई एक लाइन लिखिए, एक लाइन के अंदर ही दो तीन वर्ड राइम करेंगे, दैट इज कॉल्ड इंटरनल राइम। एक्सटर्नल राइम क्या होती है, लाइन के एंड में, जैसे फर्स्ट लाइन के एंड में आ गया अराइवल, है ना, सेकेंड लाइन के एंड में आ गया सर्वाइवल, तो इसको अब कहते हैं एक्सटर्नल राइम स्कीम। और अगर एक ही लाइन के अंदर वर्ड्स आते हैं तो उनको कहते हैं इंटरनल राइम। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रिदम क्या होता है, हाँ इसको समझ लीजिएगा, ये बहुत अच्छा है। रिदम, रिदम का मतलब क्या होता है, मतलब वर्ड्स का हाई एंड लो, जो वर्ड्स की पिच होती है
पिच ऑफ वर्ड्स जब हाई एंड लो होती है दैट इज कॉल्ड रिदम, हाई एंड लो पिच। ओके, अब पिच क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कोई गाना गाते हैं, उस गाने में कोई वर्ड तेज बोला जाता है, कोई धीमे बोला जाता है, तो वो एक रिदम में चलते हैं, एक लाइन में चलते हैं। ध्यान रखना, जो राइम होती है वो लाइंस में चलती है, यानी कि टू या फिर टू से टू और मोर लाइंस में होती है ये, ठीक है, टू और मोर लाइंस में। जबकि जो रिदम होती है, रिदम ओनली वन लाइन में होती है, एक लाइन के अंदर ही रिदम होती है। जैसे आई थॉट आई सॉ अ पुसी कैट, आई थॉट एक वर्ड बन गया, आई सॉ दूसरा बन गया, अ पुसी कैट। अब तीनों वर्ड एक साथ कुछ ना कुछ एक लय मिला रहे हैं, तो इस लय को हम बोलते हैं रिदम। ये राइम नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना, रिदम है। आई सॉ है ना, आई थॉट आई सॉ अ पुसी कैट, दैट इज कॉल्ड रिदम। तो ये रिदम हो गया। अब इसके बाद आते हैं कुछ और पे, कुछ और हमारे जो लिटरेरी डिवाइस हैं, जैसे है एलिगरी। एलिगरी क्या होता है ये समझ लीजिएगा, बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं, इतना समझ में उतना ही समझिएगा। एलिगरी क्या होता है, एलिगरी का मतलब होता है कोई ऐसी स्टोरी जो किसी एनिमल के या फिर किसी बर्ड के जरिए रिप्रेजेंट की जा रही हो और वो एक मोरल मैसेज दे रही हो, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट और स्पिरिचुअल मीनिंग, समटाइम्स इट कैन बी ए सिंगल वर्ड और फ्रेज सच एज द नेम ऑफ कैरेक्टर और ए प्लेस। ये एक मोरल मैसेज देती है, एक मोरल मीनिंग देती है, दैट इज कॉल्ड एलिगरी। ओके, अब देखते हैं एपोस्ट्रॉफी। नेक्स्ट आपका है एपोस्ट्रॉफी। जो इंपॉर्टेंट है हम वही बता रहे हैं, ध्यान रखना, सारे नहीं बता रहे हैं। चलिए देखिए, दिया है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी क्या होता है, ये एपोस्ट्रॉफी एक फिगर ऑफ स्पीच है। जब हम किसी ऐसे पर्सन को एड्रेस करते हैं जो प्रेजेंट नहीं है, जो डेड हो चुका है, या फिर कोई लाइफलेस पर्सन उसको हम एड्रेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एपोस्ट्रॉफी। जैसे स्पीकिंग डायरेक्टली टू रियल और इमेजिन लिसनर और इन एनिमेट ऑब्जेक्ट। इन एनिमेट ऑब्जेक्ट समझ रहे हो ना, लाइफलेस चीजें, उनको हम एड्रेस करते हैं ऐसे कि जैसे वो जिंदा हो। ओ कैप्टन माई कैप्टन अवर फियरफुल ट्रिप इज डन। ये क्या है, ये लाइन अब्राहम लिंकन के बारे में कही गई थी, अब्राहम लिंकन के बारे में, जब उनकी डेथ हो जाती है। ओके, तो इसीलिए ये डेथ को एड्रेस किया जा रहा है, इसलिए यहां पर एपोस्ट्रॉफी। जैसे डेथ ओ जूलियस सीजर, ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी यट। ये भी एक लाइन है, दाउ आर्ट, बहुत फेमस कोटेशन है ये, दाउ आर्ट माइटी यट, है ना। यहां पर ये वर्ड्स आते हैं, ओ आएगा, दाउ वर्ड्स आता है, दी वर्ड्स आता है, हैथ वर्ड्स आता है, यानी कि ये ओल्ड इंग्लिश टाइप के वर्ड्स आते हैं और ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहेगा, इसलिए इसको कहते हैं एपोस्ट्रॉफी। इसमें एड्रेस किया जाता है किसी को। नेक्स्ट है कैनोटेशन। कैनोटेशन क्या होता है इसको समझ लीजिएगा। कोई भी मीनिंग है, मीनिंग दो टाइप से हो सकता है, एक तो अप्लाइड मीनिंग, है ना, और एक एक्चुअल मीनिंग। अप्लाइड मीनिंग को हम बोलते हैं कैनोटेशन, कैनोटेशन, और एक्चुअल मीनिंग को बोलते हैं डेनोटेशन। क्या होता है समझ लेते हैं। द इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल ओवरटोन ऑफ ए वर्ड, इट इम्प्लीकेशंस एंड एसोसिएशन अपार्ट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग। एक्चुअल को हम लिटरल भी बोलते हैं, ध्यान रखना, यानी कि जो वास्तविक मीनिंग है उससे जब किसी वर्ड का हट के मीनिंग होता है तो वहां पर हम उसको कैनोटेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए बैट है, बैट का मतलब क्या होता है, बैट खेलने वाला, हिंदी में इसको बल्ला बोलते हैं, है ना। लेकिन कहीं कहीं पर बैट का मतलब पीटना भी होता है। तो बैट का जो एक्चुअल मीनिंग है वो तो हो जाएगा, यानी कि जो डेनोटेशन है वो तो इसका खेलने वाला बैट है, लेकिन जो कैनोटेशन हो जाएगा वो पीटना भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा वर्ड का जब अलग अलग मीनिंग होता है तो जिस जगह उसका मीनिंग अप्लाइड मीनिंग होता है, यानी वहां पर मीनिंग कुछ और निकल रहा है, एक्चुअल मीनिंग से नहीं है, दैट इज कॉल्ड कैनोटेशन। अब जब किसी वर्ड का एक्चुअल मीनिंग होगा जो है वही वहां पर दे रहा है, दैट इज कॉल्ड डेनोटेशन। लिखा हुआ है द डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ ए वर्ड, यानी डिक्शनरी में जो मीनिंग दिया है वो जो मीनिंग है उसको कहते हैं डेनोटेशन, जो वहां पर अप्लाई किया जा रहा है दैट इज कॉल्ड एनोटेशन। नेक्स्ट है यूफेमिज्म। अभी मैंने वर्ड बताया था यू, ई यू, यू का मतलब क्या था, प्लीजेंट या फिर गुड, है ना, प्लीजेंट या फिर गुड था। तो यूफेमिज्म क्या होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि हो तो बैड सेंस में लेकिन अच्छी तरह बोला जाए। अब कैसे, जैसे मैंने लिखा ही इज, सिंपली हम लिख देते हैं ही इज, ही हैज
डिपार्टेड टू द गॉड्स एबोर्ड। ओके, एबोर्ड मतलब घर होता है, ऐसा हमने बोला वह भगवान के घर चला गया है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ही इज डेड, है ना, यही तो मतलब है, ही इज डेड, वो मर गया है। तो यहां पर मरना ये सेंटेंस ना लिखकर हमने ये सेंटेंस लिखा है। अब ये सेंटेंस सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, ही हैज डिपार्टेड टू द गॉड्स अबोर्ड, भगवान के घर चला गया है, ना कि ये कि वो मर गया है। ये सेंटेंस सुनने में और लग रहा है, ये कैकोफनी हो जाएगा, ये हमारा यूफेमिज्म में जाएगा, यानी कि अच्छी बात को जब हम मतलब बुरी बात को एक अच्छे सेंस में कहें, अच्छे वर्ड्स में कहें, दैट इज कॉल्ड यूफेमिज्म। ओके, हाइपरबली, हाइपरबली का मतलब मैंने पहले ही बताया था, यानी कि जो चीज बहुत ज्यादा हाई फाई बोल दी जाती है, हाई फाई नहीं, केवल लो भी हो सकती है कभी कभी, है ना। तो ऐसी बात जो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया, जो पॉसिबल ना हो, उसको कहते हैं हाइपरबली। और इसको ध्यान रखना, हाइपरबली पढ़ते हैं ना कि हाइपरबोल, दैट इज कॉल्ड हाइपरबली, हाइपरबली। ओके, तो इसको हाइपरबली पढ़ते हैं। ही वेट्स 8 टन, उसका वजन 1 टन है। इज इट पॉसिबल? नेवर, कहीं पॉसिबल नहीं है, 1 टन तो वजन हो ही नहीं सकता भाई किसी का। नेक्स्ट है आयरनी, मेटाफर और ऑक्सीमोरन, जो आपके मतलब के हैं वही बता रहा हूं, वैसे तो बहुत हैं। पर्सोनिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। सिमिली, ये भी इंपॉर्टेंट है। और स्निग्डकी, चलिए इतने देख लेते हैं, ये आपके मतलब के हैं, बाकी तो सब ऐसे ही हैं, मतलब बहुत डीप स्टडी के लिए हैं, फिर भी समझ लिया। आयरनी सबसे इंपॉर्टेंट है, आयरनी ध्यान रखेंगे। आयरनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस दैट इज यूज्ड इन 10th एज वेल एज इन 12th क्लास। आयरनी क्या होता है? अब देखो यहां पर लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिखा नथिंग इज रिटन हियर। ओके, इस नथिंग को हमने कॉमा में क्लोज कर दिया। क्या लिखा हुआ है? नथिंग इज रिटन हियर, यहां कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये तो लिखा हुआ है ना, तो यहां कुछ नहीं लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ भी है, तो इस सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है? यहां कुछ नहीं लिखा है जबकि ये लिखा हुआ है। तो आयरनी क्या होता है? अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट और सिचुएशन टू रिवील द रियलिटी फ्रॉम डिफरेंट व्हाट हैपेंस टू बी ट्रू। जो वास्तव में हो रहा होता है जस्ट उसके अपोजिट दिखाता है। यहां पर इस सेंटेंस का मतलब है कुछ नहीं लिखा है, लेकिन वास्तव में तो लिखा है, यानी इसके अपोजिट है सेंटेंस के। तो आयरनी का मतलब होता है कि कंडीशन हो कुछ और रही होती है और वास्तव में कुछ और होती है, दैट इज कॉल्ड आयरनी। ओके, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। इसका एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे हम कहें कोई बहुत बेवकूफ बच्चा है, अगर हम उससे कहें हाँ आप बहुत होशियार हो, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, दैट इज आयरनी, है ना। तो आयरनी का मतलब होता है जो एक्चुअल स्टेटमेंट है वो कुछ और है, हम बोल कुछ और रहे हैं, लिख कुछ और रहे हैं, दैट इज आयरनी। मेटाफर क्या होता है? ये दो चीजें देख लीजिएगा, समझ लीजिए, पैरेलली चलती हैं। कंपैरिजन के बेस पर डिवाइसेस होते हैं, कंपैरिजन के बेस पर दो डिवाइस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारा होता है सिमिली, दूसरा होता है मेटाफर। ओके, सिमिली और मेटाफर दोनों में कंपैरिजन होता है। सिमिली में वर्ड्स आते हैं जैसे कि सो, लाइक, सच एज। मेटाफर में कोई वर्ड नहीं आता है, ठीक है। अब एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे मैंने बोला लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेस। ओके, फिर मैंने बोल दिया इसी को, लाइफ इज लाइक अ बेड ऑफ रोजेस, ठीक है। डिफरेंस क्या है? लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेस, जीवन एक फूलों की बेड की तरह है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। दूसरा में है लाइफ इज लाइक ए बेड ऑफ रोजेस, इसमें लाइक वर्ड आ गया, इसमें लाइक वर्ड नहीं है, तो यहां पर इसको बोलेंगे मेटाफर और इसको बोलेंगे सिमिली। ओके, कंडीशन ध्यान रखेंगे, सिमिली में वर्ड्स आते हैं सो, लाइक, सच एज। अब देख लेते हैं डेफिनेशन। अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स, दो अलग अलग चीजों का कंपैरिजन। वन इज अदर डज द एक्शन ऑफ द अदर, ठीक है। जैसे ही इज अ जीरो, वो जीरो है, जीरो है नहीं लेकिन उसका कंपेयर किया जा रहा है। सिमिली में देख लेते हैं, अ डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग लाइक, सो, एज, है ना। इसमें सो भी आता है, सच भी आता है और भी वर्ड्स आते हैं, तो कंपैरिजन होगा लेकिन ये वर्ड्स भी यूज होंगे। जैसे ही इज एज डम्प एज एन ऑक्स, अब उसको और ऑक्स को कंपेयर किया जा रहा है। यहां पर हर आइज आर लाइक कॉमेट्स, उसकी आंखों और कॉमेट को कंपेयर किया जा रहा है, वर्ड भी लगा हुआ है, लाइक लगा हुआ है, एज लगा हुआ है। तो इस तरह होगा सिमिली यहां पर, और यहां पर होगा मेटाफर। ओके, अब आते हैं ऑक्सीमोरन।
ऑक्सीमोरन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू अपोजिट वर्ड्स। ये ध्यान रखना, अपोजिट वर्ड जब एक साथ आएंगे तो वहां पर होता है ऑक्सीमोरन। जैसे कि ही इज एन ऑनेस्ट थीफ। ओके, ही इज एन ऑनेस्ट थीफ। अब देखो ऑनेस्ट भी और थीफ भी है, दो अपोजिट वर्ड एक साथ आ रहे हैं। लाइफ इज स्वीट बिटर, लाइफ इज स्वीट बिटर, जीवन मीठा और कड़वा है ना। तो ये भी दो वर्ड एक साथ आ रहे हैं, दैट इज ऑक्सीमोरन। पर्सोनिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना सबसे ज्यादा आपके में पूछा जाता है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? एट्रीब्यूटिंग ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और एनिमल्स, यानी लाइफलेस चीजों को जब हम एज ए लाइफ प्रेजेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। सिंपली वर्ड ही देख रहे हो ना, पर्सन से बना हुआ है, पर्सन को पाई कर दो, पर्सोनिफिकेशन है ना। तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी ऐसी लाइफलेस चीज को एज ए पर्सन शो करना, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। ओके, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। अब कैसे पर्सोनिफिकेशन? जैसे विंड होल्ड्स हिम बोथ साइड्स। ओके, मतलब क्या हुआ, हवा ने उसको दोनों ओर से पकड़ लिया, तो क्या हवा पकड़ सकती है? ये तो ह्यूमन एक्शन है ना। तो ह्यूमन एक्शन को जब एज ए इनएनिमेट चीजों के लिए दिखाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है स्नगडकी। स्नगडकी क्या है? बहुत अच्छा फिगर ऑफ स्पीच है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके गॉडफादर माने जाते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये 10th और 12th दोनों में पोइट है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट पोइट है, अमेरिकन पोइट है, ये अमेरिकन पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट है और ये स्नगडकी के सबसे अच्छे माने जाते हैं। स्नगडकी होता क्या है? स्नगडकी का होता है डुअल मीनिंग। ओके, डुअल मीनिंग को स्नगडकी बोलते हैं, यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके दो मीनिंग निकल रहे हैं उसको हम स्नगडकी बोलते हैं। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को ये सब समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। यही आपके सिलेबस में है, इतना ही। बाकी तो अगर जाएंगे तो प्रोसोडी पूरा एक सेक्शन पढ़ा होता है, प्रोसोडी इसको बोलते हैं। प्रोसोडी पूरा एक सेक्शन होता है पोएट्री की स्टडी का, इसमें हम लोग यही सब पढ़ते हैं। डिवाइस क्या होते हैं, राइम क्या होती है, रिदम क्या होती है, कैसे बनता है। तो ये बड़ा लंबा टॉपिक है, आप लोगों के मतलब से बस यही है और मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की और आई थिंक आप लोगों को समझ आ भी गया होगा। सारे पोएटिक डिवाइस अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, एक बार नहीं 2-3 बार देखिएगा, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएंगे। ओके, so that's it for today. This is important video for class 10th as well as 12th. So keep on watching. Thank you for today. Have a good day.